इस दुनिया में इंजीनियर्स द्वारा ऐसे ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किए जा रहे हैं जो अपने आप में काफी अनोखे और चौंकाने वाले हैं। इस दुनिया में रोड्स, ब्रिज, हाईवे, बिल्डिंग, वाईफाई, पावर हाउस और टावर इंफ्रास्ट्रक्चर के वो गिने चुने एग्जाम्पल्स हैं जिनके ऊपर हमारी दुनिया आजकल चल रही है या कहें तो दौड़ रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर की मदद से ही हम आज दुनिया के मॉडर्न एज का पूरा मजा ले पा रहे हैं। लेकिन इस आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर को तैयार करने में इंजीनियर्स को काफी दिमाग लगाना पड़ता है। तो चलिए दोस्तों, आज जान लेते हैं मॉडर्न वर्ल्ड में बनने वाले दुनिया भर के कुछ खास इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में। आखिर इन्हें कैसे तैयार किया गया है। अंडर सी केबल। दोस्तों, आज हम इंटरनेट का इस्तेमाल अपनी हर छोटी बड़ी जरूरत के लिए कर रहे हैं और हमारे ये छोटे बड़े काम जिन्हें हम इंटरनेट या वाईफाई की मदद से करते हैं, हमारे इन कामों को करने में राउटर, सैटेलाइट्स और समुद्र की तली में बिछाए हुए फाइबर ऑप्टिकल केबल्स भी हमारी मदद करते हैं। आपको बता दें दोस्तों कि इंटरनेट और वाईफाई के सिग्नल केवल हमें आसमान से ही नहीं बल्कि समुद्र की तली में बिछे हुए 750,000 मील लंबे केबल की मदद से भी मिलते हैं। दुनिया की सबसे लंबी अंडर सी केबल लाइन 24,000 मील तक फैली है, जो जर्मनी, भारत, चीन सहित पूरी दुनिया के 33 देशों तक पहुंचती है। प्लास्टिक और स्टील के तारों में लिपटी हुई ये अंडर सी केबल 340 टेराबाइट पर सेकंड की स्पीड से डेटा ट्रांसफर करती है। यह स्पीड किसी भी आम इंटरनेट कनेक्शन के मुकाबले 2.5 करोड़ गुना ज्यादा होती है। यह स्पीड कांच और प्लास्टिक से बनाई गई हाई फाइबर ऑप्टिक केबल्स की वजह से ही होती है। ये केबल्स टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की मदद से डेटा को बहुत ही ज्यादा लंबी दूरी तक ले जा सकती है। वहीं दूसरी छोर पर लगे हुए सेंसर इन सिग्नल्स को बाइनरी कोड में बदलकर सिग्नल्स को अल्ट्रा फास्ट स्पीड देता है। इन अंडर वाटर केबल्स की मदद से हम लाइट की स्पीड की 99.7% की स्पीड के साथ किसी भी इंफॉर्मेशन को शेयर कर सकते हैं। इस केबल को समुद्र की तली में बिछाने के लिए इसे एक शिप से बांधकर काफी हल्की रफ्तार से खींचना पड़ता है, जो कि लगभग 6 मील प्रति घंटा की होती है। शिप को बस ये केबल पानी में पीछे छोड़नी होती है और तट पर पहुंचने पर इस केबल को आर्मर प्लेटिंग से ढक दिया जाता है ताकि उसे किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं पहुंच सके। रही बात समुद्र के अंदर मौजूद केबल की, तो अपने वजन की वजह से ये केबल एक ही जगह टिकी रहती है। लेकिन कभी कभी शिप के एंकर, समुद्री तूफान या फिर भूकंप ही इस केबल को नुकसान पहुंचा सकते हैं। लेकिन साल 2014 में पहली बार देखा गया कि एक शार्क गूगल की इस ऑप्टिक केबल को चबाने की कोशिश कर रही थी। इंग्लैंड फ्रांस टनल। इंग्लैंड और फ्रांस वैसे तो दो अलग अलग देश हैं, लेकिन इन दोनों ही देशों के बीच में मौजूद समुद्र का एक किनारा ऐसा भी है जहां इन दोनों ही देश के बीच की दूरी केवल 34 किलोमीटर ही रह जाती है। दोनों ही देशों की सरकारों द्वारा इन दोनों देशों को जोड़ने के लिए किसी पुल या ब्रिज को बनाना काफी लंबे समय से एक सिरदर्द बना हुआ था। लेकिन साल 1866 में हेनरी मार्क ब्रोनेल ने इस इंग्लिश चैनल के नीचे पत्थर की एक ऐसी परत पाई जिसमें पानी का रिसाव बहुत ही कम हो रहा था, जिस वजह से उन्होंने बताया कि ये जगह सुरंग बनाने के लिए बेहतर ऑप्शन के तौर पर इस्तेमाल की जा सकती है। इस तरह इंग्लैंड और फ्रेंच सरकार के बीच में 1980 का साल आते आते इंग्लिश चैनल बनाने का समझौता हो ही गया। हालांकि पानी के नीचे सुरंग बनाना काफी मुश्किल काम था, लेकिन वहां पर 2 ट्रेन टनल के साथ साथ उनके बीच में एक सर्विस चैनल बनाने का भी फैसला किया गया था। इस तरह दोनों देशों की सरकारों ने अपनी अपनी तरफ से इस टनल को बनाने की शुरुआत 1988 में कर दी। इन टनल्स में से एक चैनल को बनाने की लागत $5.8 मिलियन तक पहुंच गई थी। सबसे पहले इस टनल की खुदाई के लिए टनल बोरिंग मशीन का इस्तेमाल किया गया था। 1100 टन वजनी एक हाइड्रोलिक सिलेंडर के इस्तेमाल से चलने वाली ये भारी मशीन थी। लगातार चलते हुए ये मशीन आगे की तरफ बढ़ती जा रही थी और रास्ते में आने वाले पत्थरों और मिट्टी को काटती रहती थी। खुदाई के दौरान निकलने वाली मिट्टी और मलबे को भी ये मशीन एक कन्वेयर बेल्ट की मदद से बाहर की तरफ भेज देती थी। इसी मशीन से इस चैनल में खुदाई के दौरान कंक्रीट पैनल भी लगाए जा रहे थे। फ्रांस और इंग्लैंड दोनों ही देश की इंजीनियरिंग टीम्स अपने काम पर नजर रखने के लिए सैटेलाइट पोजीशनिंग सिस्टम का इस्तेमाल कर रही थी, क्योंकि इन दोनों ही सुरंगों के दोनों सिरों का एक जगह पर सही नाप से मिलना बहुत जरूरी था और इन दोनों ही सुरंगों में मार्जिन का एरर 0.7 इंच से ज्यादा नहीं आना था, वरना हजारों वर्कर्स द्वारा करी जा रही मेहनत पर पानी फिर सकता था। 2.5 साल तक लगातार खुदाई करने के बाद आखिरकार इंग्लैंड और फ्रांस की तरफ से खोदी जाने वाली ये सुरंग दोनों ही सिरों के साथ एक साथ आकर मिल गई। अब सुरंग खुद जाने के बाद इसमें रेल लाइन और बिजली के तारों को बिछाया गया
पूरी तरह से तैयार हो जाने के बाद ये सुरंग लगभग 50 किलोमीटर लंबी पानी के नीचे बनाई जाने वाली दुनिया की सबसे लंबी सुरंग के तौर पर बनकर तैयार हुई। मूवेबल बिल्डिंग। दोस्तों, आपने मूवेबल शॉप्स, हाउस तो देखे ही होंगे, लेकिन क्या कभी आपने कोई ऐसी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग देखी है जिसे एक जगह से दूसरी जगह पर मूव कराया गया हो? जी हाँ दोस्तों, ऐसा अक्सर हो जाता है जब सिटी प्लानर्स को सिटी में कुछ नया अरेंजमेंट करने के लिए घरों या बिल्डिंग्स को खिसकाना पड़ता है। और ऐसा ही हुआ था साल 1929 में इंडियाना बिल टेलीफोन कंपनी के साथ, क्योंकि यह कंपनी अपनी बिल्डिंग में मौजूद हेडक्वार्टर को काफी बड़ा करना चाह रही थी, जिस वजह से उन्हें अपनी 2 पुरानी बिल्डिंग्स में से एक को तोड़ना पड़ रहा था। लेकिन बिल्डिंग के एक बड़े हिस्से को तोड़ने की वजह से एक बड़े एरिया में मौजूद उनकी कस्टमर सर्विस के साथ साथ एक बड़ा खर्चा भी आ रहा था। किस्मत से बिल्डिंग के आर्किटेक्ट कर्ट वोनगुट ने बिल्डिंग को तोड़ने के बजाय उसको थोड़ा सा खिसकाने का आइडिया बताया। टेलीफोन कंपनी मैनेजमेंट द्वारा कर्ट के इस आइडिया को मान लिया गया। इसके लिए बिल्डिंग के नीचे सैकड़ों की गिनती में लकड़ी के रोलर्स लगाने का फैसला किया गया। लेकिन पहले पूरी की पूरी बिल्डिंग को 75 टन के एक हाइड्रोलिक जैक की मदद से 1/4 ऊपर उठाया गया और इसके बाद वर्कर्स ने इस बिल्डिंग को 15 इंच प्रति घंटे के हिसाब से मूव करना शुरू किया। बिल्डिंग के धीरे धीरे आगे बढ़ने पर आगे की जगह पर लकड़ी के नए रोलर्स लगा दिए जाते थे। आपको जानकर शायद हैरानी हो कि कंपनी की शिफ्टिंग के इस प्रोसेसिंग के दौरान ना तो कस्टमर टेलीफोन लाइंस को काटा गया और न ही ऑफिस को एक भी दिन बंद किया गया। ऑफिस में बैठे लोगों के लिए ये रोज के जैसे ही दिन थे। बस कुर्सी पर बैठे बैठे उनके विंडो सीन धीरे धीरे बदल जा रहे थे। 34 दिन तक चली इस प्रक्रिया के बाद ये बिल्डिंग पूरे 90 डिग्री तक खिसक गई थी। शिफ्टिंग के बाद सामने आई जगह को कंपनी अपने हेडक्वार्टर को बनाने के लिए अब इस्तेमाल कर सकती थी। ऑफिस से निकलने वाली सड़क। दोस्तों, दुनिया में कई अजीबोगरीब बिल्डिंग्स मौजूद हैं, लेकिन 1990 में जापान के ओसाका में एक और अजूबा बिल्डिंग को तैयार किया गया था, जिसमें एक मल्टी स्टोरिंग बिल्डिंग के 5वें, 6ठे और 7वें फ्लोर को बीचों बीच से डिवाइड करता हुआ एक हाईवे बनाया गया था। असल में ये बिल्डिंग के मालिक और ओसाका नगर निगम के बीच बनने वाले विवाद के बाद बनकर सामने आई। इस इलाके में ज्यादातर पुरानी और गिराऊ बिल्डिंग्स मौजूद थीं, जिस वजह से मकान मालिक इसे अपने हिसाब से मॉडिफाई कराना चाह रहा था। लेकिन इसी प्लॉट पर वहां की सरकार वहां से गुजरने वाले एक हाईवे का एग्जिट बनाना चाह रही थी। लेकिन ये मामला तब बिगड़ गया जब प्लॉट के मालिक ने सरकार को अपना ये प्लॉट बेचने से साफ मना कर दिया। इसके बाद ये विवाद बढ़ते हुए कोर्ट तक गया और कोर्ट द्वारा सुनाए गए फैसले के बाद दुनिया का ये अजीबोगरीब बिल्डिंग का नमूना बनकर सामने आया। इस फैसले के हिसाब से हाईवे को बिल्डिंग के बीचों बीच से गुजारने का फैसला किया गया था। हालांकि इस फैसले से दोनों पार्टी सेटिस्फाई थीं, लेकिन इस अजूबे कंस्ट्रक्शन को बनाने के लिए बहुत ही ज्यादा हाई टेक्नोलॉजी की जरूरत थी। इस बिल्डिंग को बनाने के लिए सबसे पहले बिल्डिंग की 5th फ्लोर को खड़ा किया गया, जिसके बाद हाईवे के पहले से तैयार अलग अलग टुकड़ों को क्रेन की मदद से इस बिल्डिंग के बीचों बीच सेटअप किया गया और इसके बाद ऊपर की बिल्डिंग को बनाने का काम दोबारा से शुरू कर दिया गया। बिल्डिंग के इन हिस्सों को कांच, आयरन और कंक्रीट के मिक्सचर से मिलाकर बनाया गया था, जिन्हें आयरन रिपेट्स और बोल्ट की मदद से जोड़ा गया था। लेकिन बाकी बची हुई बिल्डिंग को नॉर्मल तरीके से ही बनाया गया। हाईवे के आसपास के हिस्से को साउंड प्रूफ मटेरियल से भर दिया गया था, जिससे बिल्डिंग में मौजूद ऑफिस या अपार्टमेंट को हाईवे से गुजरने वाली गाड़ियों से किसी भी तरह का कोई डिस्टरबेंस नहीं हो। सोलर पावर प्लांट। दोस्तों, इजराइल के निगवे रेगिस्तान में लगा ये सोलर पावर प्लांट देखने में किसी बड़ी सी बर्थडे कैंडल की तरह लग रहा है। ये पावर प्लांट अपने चारों तरफ मौजूद हजारों की संख्या में हेलियोस्टेट मिरर से घिरा हुआ है। ये हेलियोस्टेट मिरर सूरज के हिसाब से अपनी पोजीशन को बदलते हुए धूप को 853 फीट ऊंचे टावर के ऊपर लगे बॉयलर तक फोकस कर देते हैं। इस तरह से टावर पर मौजूद ये बॉयलर रेगिस्तान की इस गर्मी को अपने अंदर सोख लेता है। इसके बाद इसके अंदर मौजूद पानी उबलने लगता है और इस उबलते पानी से निकलने वाली हाई प्रेशर स्टीम एक टरबाइन को घुमाकर बिजली पैदा करती है, जिससे लगभग 1,20,000 घरों में ये बिजली सप्लाई हो पाती है। आपको बता दें दोस्तों कि ये पावर प्लांट लगाना और इससे पावर प्रोडक्शन करना कोई आसान काम नहीं था, लेकिन आजकल की हाई टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग की मदद से ये काम बखूबी अंजाम दिया गया है। सूरज की गर्मी से पावर प्रोडक्शन करता ये लाइट हाउस अपने आप में एक अजूबा ही है। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं आपको इंजीनियरिंग से जुड़े ये अजूबे पसंद आए होंगे। हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको इस वीडियो में क्या इंटरेस्टिंग लगा। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर अवश्य कीजिएगा और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को बिना सब्सक्राइब किए मत जाइएगा।
मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।